नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी को मिला कांग्रेस का साथ, चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का लगा आरोप। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बंगाल में भारी पड़ रहा चुनाव प्रचार, तेजी से फैल रहा कोरोना, डेथ रेट में महाराष्ट्र के है बराबर। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लॉकडाउन का डर, हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के बाद गुरुग्राम से प्रवासी मजदूरों का पलायन हो चुका है शुरू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021, ममता को मिला कांग्रेस का साथ, चुनाव आयोग पर दबाव में काम करने का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने ममता बनर्जी के धरने का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग पर दबाव के काम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि ममता के खिलाफ कार्रवाई करने वाला चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर कानून लागू क्यों नहीं करता। गौरतलब है कि चुनाव आयोग द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में ममता पर 24 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके विरोध में ममता कोलकाता में धरने पर बैठ गई हैं। चुनाव आयोग पहले भी कांग्रेस के निशाने पर रहा है। हाल ही में असम के बीजेपी नेता हेमंत बिस्व शर्मा पर आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को कम कर देने पर सवाल उठाया था। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए थे। असम में ईवीएम मशीन एक बीजेपी नेता की गाड़ी से मिलने की घटना के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के लिए एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन शब्द का इस्तेमाल किया। यही नहीं, राहुल ने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा कि चुनाव आयोग की ईवीएम खराब, बीजेपी की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। प्रियंका ने उठाए थे सवाल। यही नहीं, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने भी चुनाव आयोग पर जोरदार हमला किया था। प्रियंका असम हेमंत बिस्व शर्मा पर 48 घंटे के चुनाव आयोग के कुछ घंटे में ही घटाकर 24 घंटे कर देने पर नाराजगी जताई थी और आयोग की निष्पक्षता पर कई सवाल खड़े किए। प्रियंका ने ट्वीट किया था कि बीजेपी नेता की गाड़ी में ईवीएम मिलने के मामले में हम चुनाव आयोग की कार्रवाई का इंतजार ही कर रहे थे कि आयोग के इस कदम से ऐसा लगता है कि उसने रूल बुक फाड़ के फेंक दिया है। प्रियंका ने आयोग पर सवाल उठाया और पूछा कि आखिर किस दबाव में हेमंत की सजा घटा दी गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में भारी पड़ रहा चुनाव प्रचार, तेजी से फैल रहा कोरोना, डेथ रेट में महाराष्ट्र के बराबर। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी जारी है। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन लगातार रैलियां कर रहे हैं। जनसभाओं और रोड शो में लाखों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है, जिनमें कोरोना गाइडलाइंस की भी अनदेखी हो रही है। ऐसे में बंगाल में कोरोना के मामले कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। सोमवार को राज्य में कोरोना के 4511 नए मामले आए हैं। यह संख्या पिछले साल महामारी की शुरुआत होने के बाद से एक दिन में हुई सर्वाधिक वृद्धि है। पश्चिम बंगाल में मृत्यु दर 1.7% हो गई है, जो देश में तीसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र के बराबर ही है। पश्चिम बंगाल से आगे देश में पंजाब और सिक्किम ही है। बीते 7 दिनों के औसत को देखा जाए तो बंगाल में हर दिन 3040 केस रहे हैं। बिहार में यह आंकड़ा 2122, झारखंड में 1734 और उड़ीसा में 981 है। असम की बात करें तो नए केसों का औसत 234 है, जो बंगाल के मुकाबले 10% है। पश्चिम बंगाल पॉजिटिविटी रेट के मामले में भी देश में 7वें नंबर पर आ गया है। बंगाल में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 6.5% है, जबकि पूरे देश में यह आंकड़ा 5.2% का ही है। इसका अर्थ है ये हुआ कि अगर बंगाल में 100 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ तो उनमें से 6.5% संक्रमित मिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन का डर, हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के बाद गुरुग्राम से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। जी हां दोस्तों, देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के बाद अब हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लगाए जाने और संभावित लॉकडाउन से आशंकित प्रवासी श्रमिकों ने एक बार फिर गुरुग्राम से पलायन शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में रहने वाले और काम करने वाले प्रवासी श्रमिक कोविड-19 मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लगाए गए नाइट कर्फ्यू के कारण काम धंधे प्रभावित होने और फिर लॉकडाउन लगाए जाने के डर से अपने घरों को लौटने लगे हैं। मंगलवार सुबह से ही गुरुग्राम के बस अड्डे पर प्रवासियों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। इस बार हर कोई किसी भी तरह जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। हालांकि गुरुग्राम के डीएम डॉक्टर यश गर्ग ने मंगलवार को यह साफ कर दिया कि फिलहाल जिले में लॉकडाउन की कोई स्थिति नहीं है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया गया है। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि अफवाह ध्यान ना दें और यही रहें। हरियाणा में भी नाइट कर्फ्यू लागू। हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस मामलों में बढ़ोतरी के बीच सोमवार को राज्य में तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू लगा दिया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच नाइट कर्फ्यू सोमवार रात से लगाया जाएगा और यह अगले आदेश तक लागू रहेगा। उन्होंने कहा यह निर्णय राज्य में हाल ही में कोविड-19 मामलों में
वृद्धि के मद्देनजर लिया गया है। विज ने कहा कि कुछ दिनों के बाद स्थिति का आकलन किया जाएगा, जिसके बाद नाइट कर्फ्यू जारी रखने पर निर्णय लिया जाएगा। आदेश के अनुसार हालांकि आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के राज्य के भीतर परिवहन और राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आपातकालीन और नगर पालिका सेवाओं, कानून और सेवाओं में लगे व्यक्ति, पुलिस, सैन्य और अर्धसैनिक कर्मियों को कर्फ्यू से मुक्त रखा गया है। विज ने कहा कि गृह, स्वास्थ्य और शहरी स्थानीय निकाय विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे सुनिश्चित करें कि लोग मास्क पहने और कोविड-19 से संबंधित अन्य सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। आदेश में कहा गया है कि हरियाणा में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच सभी गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध। करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के डर से पलायन, महाराष्ट्र, दिल्ली से बड़ी संख्या में घर लौट रहे मजदूर। जी हां दोस्तों, कोरोना की ताजा लहर के कारण देश में हालात बद से बदतर होते दिख रहे हैं। हर दिन कोरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। इस बीच राज्य सरकारें फिर से लॉकडाउन समेत कई पाबंदियां लगाने पर मजबूर हो गई हैं। पाबंदियों के बीच कामकाज पर असर पड़ रहा है और फिर एक बार देश के कई हिस्सों से मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। दिल्ली से मजदूरों की हो रही घर वापसी। दिल्ली में लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। बीते दिन में भी दिल्ली के आनंद विहार बस स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़ दिखी और हर कोई अपने घर लौटना चाहता है। वापस जाने वाले मजदूरों का कहना है कि जैसे कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन लग सकता है, इसलिए बेहतर है कि हम पहले ही घर चले जाएं। बता दें कि दिल्ली में कई दिनों से ही यही नजारा देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन, मजदूर बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। महाराष्ट्र में हालात बदतर, लॉकडाउन का डर। महाराष्ट्र में तो कोरोना का संकट सिर के ऊपर चला गया है और हालात अब हाथ से निकलते दिख रहे हैं। यही कारण है कि राज्य में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन के बाद भी संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा मंडरा रहा है। इसलिए प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में यहां से वापस अपने गांव जा रहे हैं। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में मजदूरों की भीड़ है जो यूपी, बिहार वापसी की राह देख रहे हैं। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पुणे, नासिक, नागपुर से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक धारावी से ही करीब 25,000 मजदूर वापसी कर चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 14 अप्रैल से राहुल गांधी के हाथ में मिशन बंगाल की कमान, रैलियों पर मचा है सियासी घमासान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 4 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब बाकी बचे 4 चरणों के लिए प्रचार तेज है। इसी बीच राहुल गांधी के चुनाव प्रचार में आने की बात सामने आई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 14 अप्रैल को उत्तर बंगाल में 2 चुनावी सभा संबोधित करेंगे। वो गोवालपोखर और नक्सलबाड़ी में जनसभा करने वाले हैं। बंगाल चुनाव को देखें तो 5वें चरण में उत्तर बंगाल की 13 सीटों पर 17 अप्रैल को मतदान होना है। इनमें 6 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी गोवालपोखर, माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी, जलपाईगुड़ी, नागरकाटा, कलिम्पोंग और फांसी देवा विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता को प्रचार से रोकने पर भड़के राउत, कहा इलेक्शन कमीशन ने निर्णय बीजेपी के कहने पर लिया। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचार मुहिम से रोकने का निर्णय भाजपा के कहने पर लिया है। राउत ने ट्वीट किया कि यह देश की स्वतंत्र संस्थाओं की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। ममता बनर्जी को कहा कि शिवसेना ये मुख्य प्रवक्ता ने बनर्जी के साथ एकजुटता जताते हुए उन्हें बंगाल की शेरनी करार दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। शिवसेना इस चुनाव में नहीं लड़ रही है, लेकिन उसने बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। आयोग ने बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के कारण उनके 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। राउत ने ट्वीट किया कि ईएसआई भारत निर्वाचन ने ममता दीदी पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह स्पष्ट रूप से भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के कहने पर किया गया। उन्होंने आगे लिखा, यह भारत में स्वतंत्र संस्थानों की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। मैं बंगाल की शेरनी के प्रति एकजुटता व्यक्त करता हूं। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने की निर्वाचन आयोग के फैसले की आलोचना करते हुए बनर्जी ने कहा, आयोग के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ मंगलवार को कोलकाता में धरना देंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार तेज हो गया है। चुनाव प्रचार पर 24 घंटे के लिए पाबंदी लगाए जाने की निर्वाचन आयोग के असंवैधानिक फैसले के खिलाफ कोलकाता में धरना दे रही हैं। सीएम ममता बनर्जी पर 24 घंटे के बैन हटने के बाद आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगी। इसके पहले बनर्जी ने ट्वीट किया, निर्वाचन आयोग के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक फैसले के विरोध में मैं कल मंगलवार दिन में 12 बजे से गांधी मूर्ति कोलकाता पर धरने पर बैठूंगी। केंद्रीय बलों के खिलाफ बनर्जी की टिप्पणी और कथित तौर पर धार्मिक लहजे वाले बयान के बाद निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
जरूरत के हिसाब से हो टीकाकरण, गरीब को हर महीने मिले 6,000 रुपए। सोनिया गांधी का पीएम मोदी को लेटर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि उम्र की बजाय जरूरत के हिसाब से टीकाकरण का विस्तार किया जाए, राज्यों में संक्रमण की स्थिति के मुताबिक टीके उपलब्ध कराए जाए तथा दूसरी कंपनियों के टीके को आपात स्थिति में उपयोग की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में यह भी कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उठाए जा रहे सख्त कदमों के मद्देनजर गरीबों को 6,000 रुपए की मासिक मदद मुहैया कराई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और ऐसे में गरीब एवं कमजोर तबके के लोगों को 6,000 रुपए की मासिक आर्थिक मदद दी जाए। सोनिया गांधी ने शनिवार को हुई कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक का हवाला देते हुए पत्र में कहा, टीका एक बड़ी उम्मीद है। दुख की बात है कि ज्यादातर राज्यों में 3 से 5 दिन का ही टीका बचा हुआ है। ऐसे में हमें टीकों को यहां बनाने की गति तेज करने के साथ ही अन्य कंपनियों के टीके को आपात स्थिति में उपयोग की अविलंब मंजूरी देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि उम्र की बजाय जरूरत के मुताबिक टीके की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा राज्यों को भी संक्रमण की स्थिति और आगे के अनुमान के आधार पर ही टीके उपलब्ध कराए जाएं। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से यह आग्रह भी किया कि कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए सभी जरूरी चिकित्सा उपकरणों, दवाओं और संबंधित बुनियादी ढांचे को जीएसटी से मुक्त। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर अखिलेश ने यूपी सरकार को घेरा, बोले प्रदेश में संक्रमण से भयावह हालात। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से भयावह हालात हैं। भाजपा सरकार ने पिछली घटनाओं से कोई सबक नहीं सीखा। उसी अक्षम्य लापरवाही का नतीजा है कि सब तरफ अफरा तफरी मची हुई है। भाजपा सरकार ने अपनी वाहवाही के मेडल बटोरने में ही पूरा साल गुजार दिया। अखिलेश यादव ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि कोरोना के दूसरे लहर के दौर में उत्तर प्रदेश में न पर्याप्त दवाइयां मिल रही हैं, न ही ट्रैकिंग और न ही ट्रेसिंग की सुचारू व्यवस्था है। जांच रिपोर्ट 24 घंटे के बजाय 7 दिन में मिल रही है। बचाव के तौर तरीकों पर भी भ्रम की स्थिति है। सरकारी अक्षमताओं के चलते कोरोना अवधि में श्रमिकों के पलायन की खबरें भी आने लगी हैं। कल कारखानों के बंद होने से अर्थव्यवस्था का बुरी तरह प्रभावित होना निश्चित है। आज भी व्यापार रोजगार की दशा ठीक नहीं है। शैक्षिक संस्थानों की बंदी से शैक्षणिक गतिविधियां ठप चल रही हैं और पूरा 1 वर्ष व्यर्थ चला गया है। इन हालातों के लिए भाजपा सरकार ही दोषी है, जो जनता की मूल समस्याओं से मुंह चुराते हुए इवेंट मैनेजमेंट में ही लगी रहती है। आसन्न संकट के प्रति उसमें जरा भी संवेदना और गंभीरता नहीं है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।